तो एक बहुत पॉपुलर इंटरव्यू क्वेश्चन है, दैट इज कैन बी ओवरराइड द स्टैटिक मेथड इन जावा। क्या हम स्टैटिक मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं जावा में या नहीं। ये क्वेश्चन से पहले हमें कुछ बेसिक चीजें समझनी पड़ेंगी स्टैटिक के बारे में। जो स्टैटिक है हमारे पास वो बेसिकली एक कीवर्ड है, इट इज अ रिजर्व वर्ड गाइस, ये एक रिजर्व वर्ड है। इसका होलसेल पर्पस क्या है कि जब भी हमारे पास क्लास लोड होती है तो स्टैटिक चीजें उसी टाइम पे लोड हो जाती है उसके साथ ही। तो इसका मतलब कैन बी से स्टैटिक थिंग्स कम्स व्हेन क्लास विल बी लोडेड, यानी कि जब क्लास लोड होगी तभी आ जाएंगे। तो इसलिए स्टैटिक थिंग्स, जितनी भी स्टैटिक चीजें होंगी, स्टैटिक थिंग्स लोडेड वंस, वो सिर्फ एक ही बार लोड होती है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई क्लास है, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मैं इसका नाम देता हूँ स्टैटिक एग्जाम्पल, और यहां पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ इंटीजर काउंट। और ये इंटीजर काउंट जो है मेरे पास ये इंस्टेंस वेरिएबल है, यानी कि जब तक इंस्टेंस नहीं बनेगा, यानी कि जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तब तक ये मेमोरी में नहीं आएगा। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट्स अ इंस्टेंस वेरिएबल। लेकिन अगर मैं यहां पर एक काउंटर नाम से वेरिएबल बनाऊं और उसके आगे मैं एक स्टैटिक स्पेसिफाई कर देता हूं, तो इसका मतलब ये हमारे पास एक क्लास वेरिएबल है, यानी कि जब तक हमारे पास क्लास लोड नहीं होगी तब तक ये मेमोरी में नहीं आएगा। क्लास सिर्फ एक ही बार लोड होगी, जबकि इंस्टेंस आप मल्टीपल टाइम बना सकते हो। तो इस बात को चेक करने के लिए वी सिंपली डू, हम यहां से एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं इसके अंदर, और कंस्ट्रक्टर में काउंट प्लस प्लस कर देते हैं और यहां पर काउंटर प्लस प्लस कर देते हैं। तो यहां पर मैंने काउंट प्लस प्लस किया विच इज इंस्टेंस वेरिएबल को प्लस प्लस किया, यहां पर मैंने स्टैटिक वेरिएबल को प्लस प्लस किया, एंड आई वांट टू सी कि क्या रिजल्ट आता है। तो यहां पर मैं लिखता हूं काउंट इज प्लस काउंट प्लस, यहां पर ले देते हैं काउंटर इज, काउंटर हमारे पास स्टैटिक वाला है तो काउंटर इज, और यहां पर लिख देते हैं काउंटर। तो मैंने यहां पर काउंटर को प्रिंट कर दिया। एक काम और कर देते हैं, यहां लिख देते हैं ये इंस्टेंस वेरिएबल है, और यहां पर हम स्पेसिफाई करते हैं दिस इज माय स्टैटिक वेरिएबल। यहां पर मेरे पास स्टैटिक वेरिएबल है। अब मैं यहां पर मेन पे जाकर मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं। तो ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं स्टैटिक एग्जाम्पल का। तो स्टैटिक एग्जाम्पल obj इक्वल्स टू न्यू स्टैटिक एग्जाम्पल। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहां पर हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है इस क्लास का। जब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो क्लास मेमोरी में लोड होगी, जब क्लास लोड होगी तो स्टैटिक चीजें भी मेमोरी में एक बार लोड हो जाएंगी। अब लेकिन अगर मैं इसका इंस्टेंस मल्टीपल टाइम बनाता हूं, 3 टाइम्स मैंने इसका इंस्टेंस क्रिएट किया, तो लेट्स से आई विल से obj1 obj2 obj3, तो 3 बार मैंने इसका इंस्टेंस क्रिएट किया यहां पर स्टैटिक का। अब आइडियली क्या होगा, जब मैं ऐसा इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूं तो हमें पता है कि हमारे पास जब इंस्टेंस क्रिएट होने की बात आती है तो हमारे पास एक मेमोरी है विच वी कॉल इट एज अ हीप, यानी कि ऑब्जेक्ट्स जो बनते हैं वो हीप के अंदर क्रिएट होते हैं। तो जैसे हम लिखा न्यू स्टैटिक एग्जाम्पल, तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ होगा, ऐसे दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ होगा, ऐसे तीसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ होगा, और ऑफकोर्स ये सब अलग अलग मेमोरी एड्रेसेस पे क्रिएट हुए होंगे। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारे मेमोरी एड्रेसेस है। जब ये अलग अलग मेमोरी एड्रेसेस पे क्रिएट होंगे तो इसके साथ जो इसका इंस्टेंस वेरिएबल है विच इज काउंट, ये काउंट वेरिएबल है, ये मेमोरी में कब आया, जब ऑब्जेक्ट बना। इसका मतलब काउंट हमेशा मेमोरी में आएगा तब जब ऑब्जेक्ट बनेगा। तो काउंट हर बार इनिशियलाइज हो जाएगा 0 से, क्योंकि वो इंटीजर है, तो काउंट की वैल्यू हर बार अपने पास 0 से इनिशियलाइज हो जाएगी। जबकि जो काउंटर है हमारे पास वो सिर्फ एक ही बार बनेगा जब क्लास लोड होगी। तो इसका मतलब जब फर्स्ट टाइम हम ऑब्जेक्ट बना रहे होंगे तब क्लास भी लोड होगी उसके साथ। तो काउंटर एक बार मेमोरी में आएगा, और ये हीप के अंदर हमारे पास एक मेमोरी है विच इज अ मेटा स्पेस, वहां हमारे पास आएगा। तो मेटा स्पेस में हमारे पास काउंटर इक्वल टू 0 हमारे पास आ गया। तो काउंटर 0 यहां पर एक बार मेमोरी में आया, और इट इज बिकम शेयरेबल अमंग द ऑब्जेक्ट्स। हर ऑब्जेक्ट का शेयरेबल हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास कब आया, ये हमारे पास आया ड्यूरिंग क्लास लोड। जब क्लास लोड हुई है तभी आया है। जबकि हमारे पास जो काउंट 0 है वो हमारे पास कब आया, जब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तभी आया हमारे पास, राइट। तो अगर हम इसे चेक करें तो हमें दिखना चाहिए काउंटर प्लस प्लस हो रहा है, तो वो एक बार मेमोरी में आया, तो हर बार काउंटर प्लस प्लस होने पर उसकी वैल्यू हर बार इंक्रीमेंट होती जाएगी। एक बार 1 हो जाएगी, फिर अगली बार 2 हो जाएगी, अगली बार 3 हो जाएगी, क्योंकि मेमोरी में एक ही बार आया एंड इट इज शेयर अमंग ऑल द ऑब्जेक्ट्स। काउंट प्लस प्लस की बात करें तो 1 हो जाएगा पहली बार, अगली बार फिर जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो एक और नई मेमोरी बनेगी, तो फिर से 1 आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट बनेगा, फिर मेमोरी बनी होगी, और फिर से वो काउंट प्लस प्लस होगा तो 1 ही आएगा। यानी कि हर बार वो 0 से इनिशियलाइज होता है और हर बार 1 हो जाता है हमारे पास। तो लेट्स सी दिस, इसको ट्राई करके देखते हैं, देन वी कैन आइडेंटिफाई क्या होता है। तो इसे मैं यहाँ से एग्जीक्यूट कर देता हूँ, रन कर देता हूँ, एंड रन करने पे इफ वी सी द आउटकम, कि हमारे पास जो आउटकम आएगा यहाँ पर, तो वी कैन आइडेंटिफाई कि काउंट हर बार 1 ही रह जाता है, इट इज रिमेनिंग 1 एवरी टाइम, जबकि हमारे पास काउंटर की वैल्यू हर बार इंक्रीमेंट हो रही है। एंड वी सी द मेमोरी डायग्राम, कि मेमोरी डायग्राम में क्या हो रहा है। तो इससे हमें समझ में आता है कि स्टैटिक बेसिकली क्या काम कर रहा है हमारे पास। अब इसके साथ साथ वर्ड स्टैटिक के साथ ये आता है कि स्टैटिक वेरिएबल के साथ साथ स्टैटिक मेथड्स भी हमारे पास हो सकते हैं। तो वी कैन से कि हमारे पास स्टैटिक वॉइड शो भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि जो भी चीज स्टैटिक है वो क्लास के साथ बाइंड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो क्लास के साथ बाइंड है,
इसका मतलब किस जो स्टैटिक चीज है वो क्लास के नाम के साथ कॉल हो जाएंगी, राइट। दैट्स वाई वी आर सेइंग ये क्लास के साथ बाइंड है हमारे पास। तो वी आर सेइंग आई एम दी शो। तो अगर मेरे को शो को बुलाना है तो देर इज नो सच नीड कि मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं। मैं इसे बुला सकता हूं, स्टैटिक एग्जाम्पल लिखा जाए और देन शो लिख दिया जाए, दैट्स इट। और अगर हम इसे रन करें तो वी आर एबल टू सी आई एम दी शो, हमारे पास रिजल्ट आता है। सो द लर्निंग इज कि हमारे पास स्टैटिक चीजें इज बाइंड विद क्लास, वो क्लास के साथ बाइंड है इसलिए हम उसे कॉल लगा कर आ पा रहे हैं। अब हमें इससे लर्निंग मिल गई कि स्टैटिक चीजें कैसे काम कर रही है और इंस्टेंस वाली चीजें कैसे काम कर रही है। इंस्टेंस वाली चीजों के लिए ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी है, स्टैटिक वाली चीजों के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की नीड नहीं है। इसका मतलब इंस्टेंस वाली चीजें हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ बाइंड होती है। तो विल से कि हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ बाइंड होंगे। ऑब्जेक्ट कब बनेगा? ऑब्जेक्ट हमेशा रन टाइम में मिलेगा। इसका मतलब हमेशा ये डायनेमिक बाइंडिंग करेगा, क्योंकि रन टाइम में बनेगा तो दैट्स व्हाई इट इज डूइंग अ डायनेमिक बाइंडिंग। जबकि जो काउंटर है हमारे पास, जब हम काउंटर की बात करेंगे वो हमेशा क्लास के साथ बाइंड होगा, राइट। तो इट इज डूइंग अ क्लास के साथ बाइंडिंग हो रही है इसके साथ, और ऐसी बाइंडिंग को हम बोल देते हैं कि ये कंपाइल टाइम बाइंडिंग है। वी आर सेइंग क्योंकि वो उस क्लास के साथ बाइंड है तो वी आर सेइंग इट्स अ कंपाइल टाइम बाइंडिंग, राइट। इससे हमें समझ में आ रहा है कि डायनेमिक बाइंडिंग के और हमारे पास कंपाइल टाइम बाइंडिंग, या वी कैन यूज अ वर्ड कॉल्ड स्टैटिक टाइम या स्टैटिक बाइंडिंग, दैट इज राइट। तो अब पॉइंट ये आता है कि अब मैं अगर जब से इन्वोक कर रहा हूं तो दैट्स वाई मैंने शो लिखा और उसके बाद सीधा क्लास का नाम लिखा। मेरे को कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं हुई, मेमोरी एलोकेट करने की जरूरत नहीं पड़ी मेरे को अलग से, हर बार मैं बार बार ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं। अच्छा, ये हमें जब लर्निंग मिलती है तो इसी के ऊपर एक क्वेश्चन आता है कि अगर हमारे पास एक क्लास हो, लेट्स से वी आर सेइंग पेरेंट क्लास, ऐसा मैंने एक पेरेंट क्लास यहां पर क्रिएट करी और उसके साथ एक और चाइल्ड क्लास भी क्रिएट करी और यहां लिखा एक्सटेंड्स पेरेंट क्लास। तो आप देखो हमने एक पेरेंट क्लास बनाई और एक चाइल्ड क्लास बनाई, चाइल्ड क्लास ने इनहेरिट कर लिया पेरेंट क्लास को। अब यहां ये क्वेश्चन आता है कि क्या स्टैटिक चीजें भी ओवरराइड हो सकती हैं? द थिंग इज, अगर हम ओवरराइडिंग के रूल को देखें तो हम ओवरराइडिंग के रूल पे बोलते हैं कि ये मेरे पास पेरेंट क्लास में एक मेथड है आई एम दी पेरेंट क्लास। तो मैं यहां लिखता हूं आई एम दी पेरेंट क्लास डिस्प्ले मेथड, राइट, मैंने ऐसा लिखा। अब सिमिलर मेथड बिल्कुल एज इट इज मैं यहां रखता हूं। तो इसका मतलब जब भी हम बात करते हैं ना गाइस ओवरराइडिंग की, कि हम ओवरराइडिंग कर रहे हैं, तो ओवरराइडिंग सिर्फ तभी हो सकती है व्हेन देयर इज इनहेरिटेंस, कि आपके पास इनहेरिटेंस होना जरूरी है, तभी आप ओवरराइडिंग कर सकते हो। दैट्स अ फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज ये है कि जब भी आप ओवरराइडिंग करते हो तो आपके मेथड सिग्नेचर पेरेंट से मैच होने चाहिए। इसका मतलब अगर वो वॉइड है तो ये भी वॉइड है, उसका नाम डिस्प्ले है तो ये भी डिस्प्ले है, इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं तो उसमें भी कोई आर्गुमेंट नहीं है। तो इट इज अ रूल कि हम मेथड सिग्नेचर भी हमारे पास क्या हो, क्वाइट सिमिलर हो। देर इज एक्सेप्शंस कि हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं, है ना, उसके बारे में हम अलग किसी टॉपिक में डिस्कस करेंगे। बट द थिंग इज कि हमें सिग्नेचर सेम चाहिए और इस पे गुड प्रैक्टिस है कि हम इस पे एट द रेट ओवरराइड ले देते हैं। तो हमारे पास मेथड सिग्नेचर ले देते हैं, मेथड सिग्नेचर है ना शुड बी मैच विद पेरेंट, तो वो पेरेंट से मैच करते हो, ये हम लोगों ने यहां पर स्पेसिफाई किया। एट द रेट ओवरराइड से हमने बता दिया कि यस ओवरराइडिंग हो रही है। अब ओवरराइडिंग बिकॉज ये इंस्टेंस मेथड्स पे होती है तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन पे डिपेंडेंट है, दैट इज इंपॉर्टेंट। वो हमेशा किस पे डिपेंडेंट है? ऑब्जेक्ट क्रिएशन पे, कि आपने ऑब्जेक्ट जिसका बनाया वही वाला मेथड कॉल होगा। तो इट मींस अगर मैं इसे कॉल लगाऊंगा तो इट वुड बी लाइक, मैंने यहां पर स्टैटिक एग्जांपल obj1 किया। अब अगर मैं obj1 डॉट डिस्प्ले लिखता हूं गाइस, तो इसका मतलब वो डिस्प्ले किसका चलाएगा? जिसका ऑब्जेक्ट बनाया आपने। किसका ऑब्जेक्ट बनाया? स्टैटिक एग्जांपल का। तो वो डिस्प्ले ये वाला चला देगा। तो यहां पर हम लिख देते हैं आई एम दी चाइल्ड क्लास डिस्प्ले, तो मैं चाइल्ड क्लास का डिस्प्ले चलाऊंगा और यहां से दिस वन इज नॉट स्टैटिक एग्जांपल, ये मैंने गड़बड़ लिख दिया, तो इट मींस इट्स अ चाइल्ड क्लास, है ना, वो हमने पुराना वाला कमेंट खोल दिया था। तो obj1 इक्वल्स टू न्यू चाइल्ड क्लास ऐसा लिखा एंड देन वी रन इट। तो आप देखोगे कि आई एम द चाइल्ड क्लास डिस्प्ले चला। इसका मतलब जब भी ओवरराइडिंग होती है तो पेरेंट वाला मेथड हाइड हो जाता है, और ओवरराइडिंग करते वक्त हमें इनहेरिटेंस करना जरूरी है और ऑब्जेक्ट क्रिएट करना जरूरी है, क्योंकि वो सिर्फ इंस्टेंस पे ही काम करता है। लेकिन इसी थॉट से क्वेश्चन निकल कर आता है कि अगर मैं कोई स्टैटिक मेथड बना दूं और यहां लिख देता हूं स्टैटिक वॉइड प्रिंट, सपोज मैंने ऐसा लिखा स्टैटिक वॉइड प्रिंट, और यहां लिखता हूं मैं एसओपी आई एम दी स्टैटिक मेथड ऑफ पेरेंट क्लास। अगर मैंने ऐसा लिखा कि मैं स्टैटिक मेथड हूं पेरेंट क्लास का, और इसी सेम स्टाइल में, क्योंकि मेरे को इनहेरिटेंस भी दिख रहा है और मैंने सेम सिग्नेचर लिख दिया गाइस, तो एक इल्यूजन क्रिएट करता है कि मैं यहां ओवरराइडिंग कर रहा हूं। दैट्स व्हाई इंटरव्यू विल आस्क कि क्या स्टैटिक चीजें भी ओवरराइड हो सकती हैं। तो मैं लिखता हूं आई एम द स्टैटिक मेथड ऑफ चाइल्ड क्लास, ऐसा लिखा मैंने। अब पॉइंटर ये आता है कि वो यहां से obj1 से कॉल लगा सकता है किसको? प्रिंट को भी, है ना। जबकि हमने पढ़ा है कि स्टैटिक चीजें तो क्लास के साथ बाइंड होती है। जब क्लास लोड होती है
तो स्टैटिक चीजें आ जाती है, लेकिन ऑब्जेक्ट उसके बाद बनता है, तो इसका मतलब स्टैटिक चीजें ऑब्जेक्ट के लिए भी प्रेजेंट है। तो अगर आप देखोगे तो प्रिंट कॉल होगा, बट इफ यू सी कि यहां पर एक वार्निंग आ रही है, वो कह रहा है कि आप इसको ऑब्जेक्ट बना के क्यों एक्सेस कर रहे हो, आप तो इसे एक्सेस कर सकते हो क्लास के नाम के साथ, लेकिन हमने ऐसा किया, ये परफेक्ट है, चलेगा, एंड इट गिव यू इल्यूजन कि हाँ स्टैटिक चीजें ओवरराइड हो गई हैं। इफ यू सी, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि स्टैटिक चीजें ओवरराइड हो गई हैं, चाइल्ड वाला वर्जन चल रहा है, पेरेंट वाला वर्जन नहीं चल रहा है। लेकिन हमें बात समझनी होगी कि अगर हम ओवरराइडिंग कर रहे हैं तो दो रूल सेटिस्फाई होने चाहिए। पहली चीज कि वहां पर इनहेरिटेंस होना चाहिए, और दूसरी चीज जब हम उसे ओवरराइड करेंगे यानी कि इंस्टेंस मेथड होना जरूरी है, वो स्टैटिक नहीं होना चाहिए। और तीसरी चीज एक और कि जब हम उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे देन इट डिसाइड कि कौन सा वाला मेथड कॉल लगाना है, पेरेंट वाला वर्जन कॉल लगाना है, चाइल्ड वाला वर्जन कॉल लगाना है। इसका मतलब ओवरराइडिंग हमेशा डिपेंडेंट है ऑब्जेक्ट क्रिएशन पे, कि आपने ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट किया। अब अगर हम इस पॉइंट को समझे कि जैसे मैं लिखा चाइल्ड क्लास ओबीजे1 इक्वल्स टू न्यू चाइल्ड क्लास, तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट क्रिएशन देख रहा है और फिर प्रिंट कॉल लगा रहा हो, तो इट मीन्स कि वो इस वाले प्रिंट को कॉल लगा रहा है। लेकिन अगर मैं यहां लिख दूंगा इस पेरेंट क्लास, तो अगर मैंने पेरेंट क्लास लिख दिया तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसकी अपकास्टिंग कर रहा हूं। इसका मतलब मैं चाइल्ड को कास्ट कर रहा हूं किसके अंदर, पेरेंट के अंदर में से कास्ट कर रहा हूं। जब मैं ऐसा कर रहा हूं और फिर यहां से प्रिंट को बुला रहा हूं, तो अब यहां पर चेंजेस दिखेंगे हमें, बिकॉज मैंने ऑब्जेक्ट तो देखो चाइल्ड का बनाया, ओवरराइडिंग के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए था कि ऑब्जेक्ट चाइल्ड का बनना चाहिए था, तभी वो चाइल्ड वाले वर्जन को कॉल करता, पेरेंट वाले को हाइड कर देता। लेकिन मैंने देखो ऑब्जेक्ट तो चाइल्ड का बनाया, लेकिन उसे कास्ट किस में कर दिया, पेरेंट में। और स्टैटिक चीजें किससे बाइंड होती है, क्लास से। तो इसका मतलब वो ओबीजे1 का ना टाइप देखता है, वो ऑब्जेक्ट को नहीं देखता कि ऑब्जेक्ट किसका बनाया, वो देखता है कि ओबीजे1 का टाइप क्या, ओबीजे1 का टाइप है पेरेंट क्लास, तो इसका मतलब पेरेंट क्लास वाला कॉल लगाएगा। इसको कमेंट करते हैं डिस्प्ले को और रन करते हैं प्रिंट को, वी आर एबल टू सी, हमें दिख रहा है पेरेंट क्लास वाला चल रहा है, राइट। लेकिन अगर यही चीज हम चेक करें किसके साथ, नॉन स्टैटिक के साथ, यानी कि डिस्प्ले के साथ, तो ओवरराइड जब होता है ना, तो वो सिर्फ किसको देखता है, वो देखता है ऑब्जेक्ट आपने किसका बनाया, आपने ऑब्जेक्ट बनाया चाइल्ड क्लास का। तो इसका मतलब ये हमेशा चाइल्ड क्लास वाले को ही कॉल लगाएगा, चाहे आप अपकास्टिंग करो या नहीं करो, राइट। तो इट शोज कि हाँ हमारे पास ओवरराइडिंग जो काम कर रही है वो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के साथ बाइंड है, इसका मतलब वो डायनामिक बाइंडिंग कर रही है। जबकि अगर हम जब यही चीज हम कनेक्ट करके देखते हैं प्रिंट के साथ, तो जब हम प्रिंट को कॉल लगा रहे हैं तो प्रिंट क्या हमारे पास, प्रिंट हमारे पास स्टैटिक मेथड है, और स्टैटिक चीजें बाइंड है क्लास के साथ, तो दैट्स व्हाई वो ओबीजे1 का सिर्फ क्लास देख रहा है, इसका मतलब उसका सिर्फ टाइप देख रहा है, उसे ऑब्जेक्ट क्रिएशन से कोई मतलब नहीं है। दैट्स वाई जब हम प्रिंट चलाते हैं तो वी आर एबल टू सी कि वो पेरेंट वाला प्रिंट चलाता है, जबकि चाइल्ड चलाना चाहिए था उसे, अगर ये ओवरराइडिंग होती तो। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर मैं इसके ऊपर एट द रेट ओवरराइड लगाऊं तो ओवरराइड नहीं चलेगा, इट विल गिव यू एन एरर। वो कहेगा यहां पर है ना स्टैटिक चीजें ओवरराइड नहीं हो सकती, क्योंकि स्टैटिक चीजें क्लास के साथ बाइंड है, ऑब्जेक्ट के साथ बाइंड नहीं है। ओवरराइड होने के लिए उसे ऑब्जेक्ट के साथ बाइंड होना पड़ेगा, राइट। तो इफ यू सी इट हियर, इट इज सेइंग द मेथड प्रिंट ऑफ द चाइल्ड क्लास मस्ट ओवरराइड और इंप्लीमेंट अ सुपर टाइप। इसका मतलब कह रहा है कि वो पेरेंट से मेथड आना चाहिए था उसके पास, तब उसे ओवरराइड करता सुपर टाइप को। यहां वो आ ही नहीं रहा, क्योंकि वो तो उस क्लास का बाइंड है, यानी कि ये वाला प्रिंट बाइंड है चाइल्ड क्लास के साथ, ये वाला प्रिंट बाइंड है पेरेंट क्लास के साथ। आई होप दिस मेक सेंस कि हमारे पास वाई वी आर नॉट एबल टू ओवरराइड द स्टैटिक मेथड्स। तो अगर हम इसे कंक्लूड करें ना, तो हमें सिर्फ ये समझ आना चाहिए कि स्टैटिक चीजें बाइंड हो रही है हमारे पास कंपाइल टाइम पे, राइट। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्टैटिक बाइंडिंग, कि हम स्टैटिक बाइंडिंग कर रहे हैं। और स्टैटिक बाइंडिंग जब हम लोगों ने की तो हम लोगों के पास क्लास क्या तो अटैच हो गया, इसका मतलब स्टैट हमारे पास जो प्रिंट है वो पेरेंट क्लास के साथ अटैच हो गया, यानी कि उस क्लास से अटैच्ड है। और चाइल्ड क्लास का जो प्रिंट है वो चाइल्ड क्लास के साथ अटैच है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट एन ओवरराइडिंग, क्योंकि वो स्टैटिक बाइंडिंग करता है। जबकि हमारे पास जब भी हम ओवरराइडिंग करते हैं इंस्टेंस मेथड के साथ, वो हमेशा डायनेमिक बाइंडिंग करता है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट के साथ बाइंड होता है, राइट। और हम एक और बात भी बोल सकते हैं कि जब भी हम ऐसा लिखते हैं गाइस, पेरेंट क्लास ओबीजे1 इक्वल्स टू न्यू चाइल्ड क्लास, तो वो हमेशा उसका टाइप देखता है, स्टैटिक चीजें, कि ओबीजे1 का टाइप क्या है, पेरेंट क्लास है, तो पेरेंट क्लास वाला स्टैटिक चलाया था, यानी कि प्रिंट चलाया था। जब वो देखता है कि नहीं आपने ऐसा नहीं लिखकर इसे इस वाले स्टाइल में लिखा है, चाइल्ड क्लास ओबीजे1 इक्वल्स टू न्यू चाइल्ड क्लास, तो वो देखता है, वो इसका मतलब ऑब्जेक्ट नहीं देख रहा, अभी वो देख रहा है कि ओबीजे1 का टाइप क्या है, चाइल्ड क्लास है, तो वो चाइल्ड क्लास वाला प्रिंट चला जाता है, राइट। जबकि ओवरराइडिंग में हमारे पास ऐसा नहीं होता, वो हमेशा ऑब्जेक्ट पे डिपेंडेंट है, राइट।